तो क्या हाल चाल मेरे प्यारे भाई बहनों, सब ठीक ठाक। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th अर्थव्यवस्था के पहले अध्याय में पूछे गए जितने भी लघुतरीय प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लेकर आए हैं। इस अध्याय का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो इस अध्याय में जितने भी लघुतरीय प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का उत्तर हम लोग कवर करेंगे और साथ में इस अध्याय से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर भी देखेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। लघुतरीय में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। संक्षेप में अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। तो देखिए ये रहा इसका उत्तर, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, आर्थिक क्रिया। ठीक है, आर्थिक क्रिया क्या होती है। तो देखिए जिन क्रियाओं से हमें आय की प्राप्ति होती है उन्हें क्या कहा जाता है, आर्थिक क्रिया कहा जाता है। मतलब हमारे द्वारा किए गए वे सभी कार्य जिनसे हमें आय मिलता है, जिनसे हमें रुपया पैसा मिलता है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, आर्थिक क्रिया। ठीक है, तो इन्हीं क्रियाओं का एक संगठन है अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। ठीक है, और संक्षेप में आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये रहा फ्रेंड्स इसका उत्तर। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो क्या है भैया, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। यह एक ऐसा अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, मतलब उसका मालिक कौन होता है, सरकार भी हो सकता है और कोई व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इसका उत्तर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखने से पहले यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है, चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो क्या बताएंगे फ्रेंड्स, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न रहा आपके सामने। तीसरा प्रश्न है, सतत विकास क्या है। तो देखिए भैया, इसको समझने के लिए पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सतत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए सतत का शाब्दिक अर्थ होता है लगातार। ठीक है, क्या होता है, लगातार। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। तो सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। ब्रुंडलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में बताया है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाती है। तो ये रहा फ्रेंड्स, सतत विकास क्या है, इसका उत्तर। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी प्रश्न भी महत्वपूर्ण है लेकिन उन सभी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, सतत विकास क्या है। चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न है, आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन क्या है, आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। तो क्या है भैया आर्थिक नियोजन। तो देखिए राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार, मतलब किसी भी देश को जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके अनुसार उसके संसाधनों का प्रयोग करना ही क्या कहलाएगा, आर्थिक नियोजन। तो आर्थिक नियोजन का अर्थ है क्या, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रिया में प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए देखिए पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट क्या है।
ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये क्या है? मानव विकास रिपोर्ट। तो देखिए उत्तर देखिए, यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी संक्षेप में यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट है जो विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनके स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। ठीक है, मानव विकास रिपोर्ट क्या है? तो यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट है जो विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनके स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। तो ये रहा फ्रेंड्स इसका उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 है, आधारित संरचना क्या है? आधारिक संरचना क्या है? ठीक है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारिक संरचना पर प्रकाश डाले। ठीक है, ये रहा प्रश्न। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। तो उत्तर है, आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। वे सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के आधार है। उन्हें देश का आधारिक संरचना या दोस्तों आधारभूत ढांचा कहा जाता है। जिस देश का आधारभूत ढांचा जितना अधिक विकसित होगा वह देश उतना ही अधिक विकसित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या देख रहे हैं, आधारिक संरचना के अंतर्गत कि आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। वे सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि देश के आर्थिक विकास के आधार हैं। उन्हें देश का आधारिक संरचना या आधारभूत ढांचा कहा जाता है। जिस देश का आधारभूत ढांचा जितना अधिक विकसित होगा वह देश उतना ही विकसित होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा उत्तर इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो ये भी फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। और देखिए फ्रेंड्स ये प्रश्न संख्या जो 6 है, आधारिक संरचना क्या है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसे पूछे जाने की संभावना है अब की बार के एग्जाम में, तो याद कर लीजिएगा। देखिए सभी प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि केवल इन्हीं 2 को हम लोग याद कर ले और बाकी सबको छोड़ दे। अब जैसा कि हमने आपको बताया ये प्रश्न संख्या 3 सतत विकास और ये रहा आधारिक संरचना। तो ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को आपको याद करना है। देखिए इसका उत्तर देखिए, प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होती है। राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। फार्मूले के रूप में आप लोग देख सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। अब यहाँ पर कुल जनसंख्या से मतलब क्या है कि जिस भी देश की राष्ट्रीय आय आपको निकालना है उस देश के राष्ट्रीय आय देखिए जिस भी देश के प्रति व्यक्ति आय आपको निकालना है उस देश के राष्ट्रीय आय में आपको भाग देना है किससे, उस देश की कुल जनसंख्या से। ठीक है, तो निकल जाएगा। अब यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, तो देखिए किसी भी देश में रह रहे लोगों के जो इनकम होता है उन सभी का औसत आय ही क्या कहलाएगा, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8 देखिए, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो ऊपर रहा प्रति व्यक्ति आय और प्रश्न संख्या 8 में है राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो देखिए हम आपको बता दें कि प्रश्न संख्या 6 तक ही यानी आधारिक संरचना तक ही लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा गया है और बाकी आगे की जो प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, इन सभी को भी आपको याद करना है। ठीक है,
चलिए, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं ये देखते हैं। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। सामान्य तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश अविकसित कहलाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका उत्तर बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। और सभी प्रश्नों का उत्तर एकदम सरल भाषा में लिखा गया है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है, ठीक है। देखिए, सामान्य तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश अविकसित कहलाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। क्या बन रहा है देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश हो सकता है विकसित, अविकसित, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होगा वह अविकसित होगा, ठीक है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश क्या होगा, विकसित होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 9 देखिए। प्रश्न संख्या 9 है, समावेशी विकास क्या है। ठीक है, समावेशी विकास क्या है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार पूछ दिया गया है एग्जाम में, और चांस भी है अब की बार के एग्जाम में पूछे जाने की, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। देखिए, इसका उत्तर आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से, यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, जिस होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे जिस समझना है। तो आर्थिक विकास की, देखिए, आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं समावेशी विकास क्या है। देखिए, समावेशी का मतलब क्या होता है, सभी, मतलब समावेशी का मतलब होता है समावेश करना, ठीक है। मतलब किसी क्षेत्र विशेष में रह रहे जितने भी वर्ग के लोग हैं उन सभी को साथ में लेकर चलना, उन सभी को एक साथ विकास करना क्या कहलाता है, समावेशी विकास कहलाता है, ठीक है। तो चलिए, आप फिर से एक बार देख सकते हो उत्तर, आर्थिक विकास के जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, नरेगा क्या है। तो देखिए, नरेगा, NREGA, नरेगा क्या है। तो देखिए, नरेगा क्या है, ग्रामीण रोजगार देने की यह एक राष्ट्रीय योजना है, ठीक है। क्या है, यह एक राष्ट्रीय प्लान है जिसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है, ठीक है। तो क्या है ये फ्रेंड्स, यह एक राष्ट्रीय योजना है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आप नरेगा की फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है। तो देखिए, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये होता है इसका फुल फॉर्म। चलिए याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इतना ही क्वेश्चन है, 10 रहा क्वेश्चन आज के इस वीडियो में। तो 10 के 10 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और साथ में आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच सके।